नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 25 ऑफ द दिसंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज हमारे सामने है 25 ऑफ द दिसंबर, यानी कि 25 ऑफ द दिसंबर। देखो आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट है, आज का दिन किस नाम से मनाया जाता है तो ध्यान रखना आज ही के दिन क्या हुआ था। देखो आपने एक नाम सुना होगा बीजेपी, है ना, ध्यान से समझना। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, पहले ये किससे अलग होकर बनी थी? तो याद रखना जनता पार्टी से अलग होकर बनी थी, ठीक है। और जनता पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो बनती है 1980 के अंदर। और उसको बनाने वाले कौन थे? तो उसके दो लोग फाउंडर माने जाते हैं। कौन कौन? तो एक है आपके अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे कौन है उसके अंदर? याद रखना आपके लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, जिनको इस बार क्या दिया गया था? भारत रत्न, आप जानते हो। तो ये जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनका आज क्या है? तो इनकी 25 ऑफ द दिसंबर को क्या बनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है, ठीक है। इनका आज के दिन क्या है? बर्थडे है, बर्थडे है, ठीक है। अब एक बात समझना कि जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका 25 ऑफ द दिसंबर को जन्म हुआ था, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को किस नाम से मनाया जाता है? तो याद रखना इनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। किस नाम से बनाया जाता है? तो याद रखना गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। यानी कि बेसिक सा फंडा ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो सभी लोगों के लिए, सभी जनता के लिए क्या करें? अच्छे से रूल करें, यानी कि गवर्नमेंट हमारी अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन क्या रहना चाहिए? ये देश बचा रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली उनकी जो सोच थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो विचारधाराएं थी, है ना, हमें आने वाले टाइम में या अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बिल्कुल उनकी जैसी सोच ही रखनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा उनसे, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, है ना, कि एक बार तो जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, यानी कि जब अपोजिशन में थे तब उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के दूसरी पार्टी के, उन्होंने उनको फॉरेन ट्रिप के ऊपर भी किसी देश में रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया था। उनका इफेक्ट इतना तुम देखने को मिलेगा तुम्हें कि उनकी जब तुम किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी कि हाँ, एक नेता ऐसा भी होना चाहिए कि देश रहना चाहिए। कुर्सी तो आती जाती रहेगी, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। इसके बाद मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज का माहौल कुछ और हो चुका है ना। देश तो आता जाता रहेगा लेकिन पार्टी रहनी चाहिए, वो बाद की बातें हैं, समझ गए। लेकिन हाँ, हम 25 ऑफ द दिसंबर को किस नाम से बनाते हैं? तो याद रखना गुड गवर्नेंस डे के नाम से बनाते हैं, ठीक है। और ये कितनी बार पीएम रहे हैं हमारे? याद रखना 3 बार पीएम रहे हैं। एक बार रहे थे 13 दिन के आसपास, एक बार रहे थे 13 मंथ के आसपास, एक बार रहे थे पूरे 5 साल। और जब ये पूरे 5 साल के लिए रहे थे 1999 से लेकर 2004 तक, 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी थे और 14 के बाद से अब मोदी जी हैं। तो इनके टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th ऑफ द मे एंड 13th ऑफ द मे 1998 को क्या किया था हमने? एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। एंड इन ऑपरेशन शक्ति हम क्या बन गए थे? न्यूक्लियर पावर्ड बन गए थे। हमने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि इंडिया इज नाउ न्यूक्लियर पावर्ड। समझ गए? कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन शक्ति। कब हुआ था? 11th ऑफ द मे एंड 13th ऑफ द मे। और ये जो दोनों ऑपरेशन थे इनको क्या नाम दिया गया? एक को पोखरण फर्स्ट कहा गया, एक को पोखरण सेकंड कहा गया। तो ये भी किसके टाइम पर हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर। अब आप कहोगे सर इससे पहले भी तो न्यूक्लियर टेस्टिंग हो चुकी है। हाँ बिल्कुल हो चुकी है। इससे पहले एक बार याद रखना 18th ऑफ द मे 1974 में भी न्यूक्लियर टेस्टिंग हो चुकी है पोखरण में, जो किसके टाइम पर हुई थी? इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी, ठीक है। उसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन अगर पूछे ऑपरेशन शक्ति कब हुआ था, तो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। उन्होंने बहुत सारे काम किए थे बेसिकली, अगर आप ध्यान से आपने कभी पढ़ा होगा। जैसे कुछ बातें हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना, क्योंकि आज कौन सा दिन है? गुड गवर्नेंस डे। तो आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए कि हाँ उन्होंने क्या क्या किया। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो एक काम जरूर होता है और वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, जब ये पीएम थे तो उसी टाइम पर एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था नेशनल कॉरिडोर्स। ठीक है, नेशनल कॉरिडोर्स इन्हीं के टाइम की हुई बातें, ध्यान रखना। यानी कि जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ दिया था और आपके गुजरात को सीधा आसाम से जोड़ दिया था, सिलचर से। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था इसे क्या कहा गया था, तो इसे नेशनल कॉरिडोर यानी कि राष्ट्रीय गलियारे कह दिया। और ये कहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, तो याद रखना झांसी। ठीक है, कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, झांसी। और इनकी लेंथ कितनी है, 7141 किलोमीटर के आसपास है लगभग, ये भी ध्यान रखना। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है नेशनल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, गलियारे जो होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, याद रखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से दिल्ली कनेक्ट कर दिया सीधा मुंबई से, कनेक्ट कर दिया सीधा चेन्नई से, कनेक्ट कर दिया सीधा कोलकाता से। इन बड़े बड़े 4 महानगरों को, इन बड़ी बड़ी 4 सिटीज को क्या किया गया था, आपस में कनेक्ट कर दिया गया था, यानी कि हाईवेज जब बनाए गए थे। तो ये भी कब का प्रोग्राम है, 1999 से स्टार्ट होता है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये लगभग 5876 किलोमीटर के आसपास का प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, तो 2-4 बातें याद रखना। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के टाइम पर क्या हुआ था, तो याद रखना एक बैटल भी हुई थी जिसे हमने क्या कहा था, जिसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले तुमने विजय दिवस भी बनाया था, क्या कहा गया था उसे, तो याद रखना पाकिस्तान से हमारी बैटल हुई थी कारगिल वॉर। तो उस समय भी कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आज के न्यूज के ऊपर। ठीक है, देखो आज की जो पहली न्यूज आती है हमारे सामने, ध्यान से समझना, काफी बार पढ़ी हुई चीजें भी हमारी है ना, बस तुम्हें थोड़ा सा फोकस रखना है। कांग्रेस मूव्स सुप्रीम कोर्ट ओवर चेंज इन इलेक्शन रूल्स। यानी कि ये एक ऐसी न्यूज है जो पिछले साल, यानी कि ये जो साल शुरू हुआ था यानी जनवरी से ये न्यूज में आ रही है। जब से राम मंदिर की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी या उसका इनॉग्रेशन किया गया था 22 जनवरी से, तब से बार बार न्यूज में आता रहता है। कभी इलेक्शन कमीशन में कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बेसिकली एक बार समझने की कोशिश करना, मैटर क्या है, चीजें क्या होती हैं, एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, हम सारे पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, कांग्रेस। तो कांग्रेस याद रखना, अभी मैंने बीजेपी का डिस्कशन किया था, तो चलो कांग्रेस का भी कर लेते हैं ना। कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, तो याद रखना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी थी ना। 2 बातें बस याद रखना, कई बार पूछ लेता है। कांग्रेस जब बनी थी तो याद रखना, इसीलिए कांग्रेस के सारे सेशन दिसंबर में होते हैं, ध्यान रखना। कांग्रेस का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे, तो याद रखना इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, यानी कि व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। अगर पूछे आज के दिन कौन है इसका प्रेसिडेंट, तो एट प्रेजेंट इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अभी इलेक्शन होंगे दिसंबर में दोबारा, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जो कांग्रेस थी इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो याद रखना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। और ये कब बनी थी, याद रखना 1917। अगर पूछे दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो याद रखना कौन थी वो, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ये कब बनी होती है, 1925 के अंदर। 2-4 बातें याद रखना। जब कांग्रेस बनी थी तो उस समय वाइसराय कौन थे इंडिया के, तो याद रखना वाइसराय कौन थे उस समय, लॉर्ड डफरिन। ये बस कुछ बातें याद रखना। और पहली जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दैट्स इट। अब ये जो कांग्रेस है, 2 बेसिक बातें पता चल गई होंगी। जैसे हमने अभी पढ़ा था बीजेपी कब बनी थी, 1986 अप्रैल को। और जो बीजेपी है बेसिकली उसको किसने बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने। अभी हमने डिस्कस किया था अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी। 2 मेजर पार्टीज हमारे पास देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना आपका, ध्यान से समझना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज क्या है, इसके ऊपर हम अभी चलने वाले हैं कि पूरा मैटर क्या है। ठीक है, देखो जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है ना, इसका आर्टिकल कौन सा, बेसिक बात है अगर मैं करूं तो आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। करता क्या है, तो जितने भी इलेक्शन होते हैं सारे के सारे इलेक्शन को कंडक्ट कौन करवाता है, तो ये करवाता है प्रेसिडेंट का हो चाहे किसी का इलेक्शन हो। ठीक है, स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन आ जाता है। बस आपसे पूछेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन था,
तो याद रखना फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो उसका नाम याद रखना बेसिकली सुकुमार सेन। पहला कौन था, सुकुमार सेन। अभी कौन है एट प्रेजेंट, चलो ये मैं तुम्हें घर से पूछ लेता हूं, कमेंट करके बताना कि अभी कौन है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर बॉडी है आज के दिन, तो 3 मेंबर बॉडी है। पहले ये 1 मेंबर बॉडी थी, याद रखना। तो हुआ क्या, इन 1989 होता क्या है, बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू द 18 ईयर। यानी कि जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 साल होती थी, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से, 61st अमेंडमेंट से। कब, 1989 में। तब कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कम से कम 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए, तो इसके अंदर इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1991 पहला ईयर आया जिसमें ये कंप्लीटली 3 मेंबर बॉडी बन जाती है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो याद रखना तारकुंडे कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी तारकुंडे कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ये बनता है जो 1975 में बनी होती है। और इस तारकुंडे कमेटी का दूसरा नाम है, याद रखना, जेवीपी कमेटी भी कहते, सॉरी इसको जेपी नारायण कमेटी भी कहते हैं, नॉट जेवीपी, जेपी नारायण कमेटी भी कह देते हैं, ध्यान रखना। काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, सारी की सारी पार्टीज को रिकॉग्निशन देना। आपको पता होगा बीजेपी का ये सिंबल है, कांग्रेस का ये है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू है। कैसे पता लगता है, तो सिंबल दिए जाते हैं, तो वो सारे काम यही करता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ये सारा कौन करेगा, तो यही करता है। आपके जो वोटिंग लिस्ट तैयार होती है वो कौन बनाता है, तो वो भी यही बनाता है। आपके वोटर कार्ड जो बनते हैं वो भी यही बनाता है। तो बेसिकली ये सारे काम यही करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मैं अगर तुमसे कहूं कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी के बेसिकली 4 पिलर है। यानी कि अगर डेमोक्रेसी नाम की बिल्डिंग अगर खड़ी है तो 4 पहियों पे खड़ी है, 4 पिलर्स पे खड़ी है। और उन 4 पिलर्स में से 1 पिलर कौन है, इलेक्शन कमीशन। तो बेसिकली याद रखना, इलेक्शन कमीशन इज एन फ्री एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी कह सकते हो, जिसका उसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का किसी का भी उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। समझ गए, क्योंकि वो पिलर है तो उसको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वरना तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर तुम उसमें जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करोगे। बात समझ में आ रही है। आपका जुडिशरी हो गया, आपका सीएजी हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 148 में है, जो तुम्हारे बजट के पैसे का क्या करता है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग करता है। उसके बाद कौन आ जाता है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाता है। देन कौन आता है आपका, तो आपका यूपीएससी आ जाता है, जो तुम्हारे लिए देश को चलाने के लिए ऑफिसर्स तैयार करता है बेसिकली, ठीक है। तो कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसमें 2023 है ना, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है यहां तक, ये कुछ बेसिक बातें याद रखना। अब हुआ क्या कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इसमें लास्ट ईयर तक ये डिसाइड नहीं था कि यार इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। तो हुआ क्या कि जो आपके सीजीआई थे ना, इससे पहले जो सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़, ध्यान से समझना इस बात को, डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने कहा 2023 में कि देखो जब तक गवर्नमेंट कोई रूल ना बना दे, है ना, तब तक क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसकी बॉडी को बनाने के लिए, यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर है जो उसकी बॉडी में, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक कमेटी बनाएगी, और वो जो कमेटी बनाएगी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दैट कमेटी द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल बी डन। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजीआई ने कहा, याद रखना, कि काम करते हैं, एक इसमें रख देते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक इसमें रख देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक इसमें रख देते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो पिछले साल, क्योंकि इलेक्शन तो इस साल हुआ है, तो पिछले साल देखो जो काम मैंने कहा कि हमारे को आजाद हुए 1947 से 2023 तक का टाइम मालूम है, तो आजाद हुए मुझे इतने साल हो गए, आज तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग रख देते हैं, तुरंत
लगभग 40 दिन के अंदर क्या किया गया, हमारी जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, उसने क्या किया, एक रूल बना दिया और उस रूल में कहा उसने कि फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स एक कमेटी बनाई और जिसमें कह दिया एक होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एक होंगे हमारे कौन इसमें मिनिस्टर होगा यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हाउ मैनी कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी, कितने बनाए जा सकते हैं, याद रखना। तो याद रखना 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, यानी कि 15% जो सीटें हैं लोकसभा की उसका मिनिस्टर आप अपॉइंट कर सकते हो। तो कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या होगा, बैठा दिया जाएगा। तो ध्यान से समझना, यहां मैंने कहा था एक पिलर है ना, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, इसके अंदर कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के पिलर्स में से वरना डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी, सीजीआई जस्टिस है ना, जस्टिस का तरफ से हो गया, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन पार्टी का हो गया। तो लास्ट ईयर लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे कोई था ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए किसी भी सिंगल पार्टी को, याद रखना, 10% सीट्स ऑफ लोकसभा चाहिए। और लोकसभा की जो 10% है वो 543 का 10% अगर मैं निकालूं तो लगभग कितना आ गया, 54.3 यानी कि 55। तो लास्ट टाइम पर जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो आपकी जो कांग्रेस फेवरेट पार्टी है उसकी जो टोटल सीटें हैं वो कितनी थी, 52, लेकिन चाहिए कितनी, 52 थी, चाहिए कितनी, 55। तो 55 तो थी नहीं, तो इनको लगा रूलिंग पार्टी को कि होगा क्या कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो अगली बार भी नहीं बनने वाला। दिक्कत किसकी है, सीजीआई की है, उन्होंने सीजीआई को रिमूव कर दिया। इसीलिए इस सरकार की बहुत आलोचना भी हुई, बहुत सारे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया बेसिकली, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि देखो भाई हम सीजीआई नहीं रखना चाहते, इसकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट मिनिस्टर दो तो एक तरफ से हो गए, एक कोई दूसरा पार्टी का है, यानी कि इस बार गलती से बन गया राहुल गांधी, वो बाद की बातें हैं। लेकिन यहां पर जब बनेगा तो 2:1 चलेगा, 2:1 चलेगा तो दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, इसका कोई लेना देना है नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है उसी का बंदा क्या चलाएगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आरोप लगते रहते हैं ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इन सब का आरोप लगता रहता है, एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि सरकार ये करती है वो करती है, समझ में आ रही है। तो ये पूरा काम क्या किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पिछले साल से मुद्दा चला आ रहा है। अब मैं आ जाता हूं कि आज इसमें क्या है, आज का जो मुद्दा है वो बस एक लाइन का है, समझना। हुआ क्या कि जो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए थे, आपने देखा होगा, ठीक है। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा था महाराष्ट्र में कि कांग्रेस जीत कर आ रही है, ठीक है, और वहां पर जीत कौन गई, बीजेपी, ठीक है। वहां के लोगों ने वहां पर मार्च भी किया, वहां पर रैलियां भी की कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हम सब इतने लोगों ने जब वोट कांग्रेस को दिया था तो बीजेपी कैसे जीत गई। तो बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए। तो एक रूल है, याद रखना, आपका जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन है ना, उस इलेक्शन कमीशन के अंदर देखो दो चीजें याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए, यानी कि ये जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, ये 1950 में भी आया था, ध्यान रखना। और जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट, ये 1951 में भी आया था। 1950 वाला किससे बिलोंग करता, पीपल ऑफ इंडिया, हमारे राइट्स लिखे हुए उसके अंदर कि एज ए सिटीजन हमारे क्या इलेक्शन कमीशन से हमारा क्या लेना देना है, वो सब लिखा उसमें। और 1951 वाले में पॉलिटिशियंस के बारे में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा हुआ है, समझ गए। तो हुआ क्या इसके बाद एक और रूल आया, द कंडक्ट रूल फॉर द इलेक्शन कमीशन, क्यों जो इलेक्शन करवाता है वो आया 1961 में। उसके अंदर एक सेक्शन बनाया गया और उस सेक्शन में कह दिया गया, सेक्शन 93 है ना, ये देखो लिखा है रूल नंबर 93 के सब सेक्शन 2 में, जो कि 1961 का रूल है, उसमें कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाता है ना, तो होता क्या है वहां पे, समझना, इतना समझ गए कि एक तो ये है, ये लोगों के लिए है, ये किसके लिए, ये फॉर द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब समझना पूरा मुद्दा, आप जब वोट डालने जाते हो ना, तो बहुत अच्छा टॉपिक याद रखना, हमेशा एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि ईवीएम बनी होती है, ठीक है, उसमें मैंने कहा 1 2 3 इधर लिखा होगा, इधर बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इधर इनके सिंबल बने हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इस पे वोट डाला तो क्या गारंटी कि वोट इसी को गया, तो इसके कनेक्ट में होती है एक वीवीपैट,
ठीक है, जो इस बात का प्रूफ है कि मैंने इसको वोट डाला तो इसी बीजेपी के नाम की यहां पर एक पर्ची निकल आती है, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा वोट ठीक पड़ा है। तो पहले जब ईवीएम आई थी, याद रखना, ईवीएम 1982 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन याद रखना हुआ क्या था बेसिकली कि ये जो आपकी ईवीएम है ना, उसमें कंफर्म नहीं था कि वोट कहां जा रहा है, तो कहा गया वीवीपैट जोड़ दो, ठीक है, तो वीवीपैट जब उसमें जोड़ दिया तो कंफर्म हो गया। लेकिन फिर भी एलिगेशन लगते हैं कि यार ये लोग तो गलत करते हैं। तो उस सेक्शन, उस रूल 93 में ये बात लिखी है 1961 के रूल्स में कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, जिस कमरे में हो रही है, जिस रूम में हो रही है, उस रूम के अंदर क्या लगा होगा, सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। तो जिसको भी ये लगता है ना कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हुआ है, डाला था बीजेपी को चला गया, कांग्रेस को डाला था कांग्रेस को चला गया, आम आदमी पार्टी को, वो लोग क्या करें, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए जाए कि वोटों में गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो अभी की जो बीजेपी सरकार है, जो गवर्निंग जो पार्टी है, उसने कहा कि हम इस 1961 के रूल को हटा रहे हैं। अब कोई भी इस जो एक्सेस दिया जाता था पब्लिक को इसके सीसीटीवी फुटेज का, वो नहीं दिया जाएगा। और सरकार ने इसके लिए कहा है कि इससे हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाए, उन्होंने अपने लेवल में समझा दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, सही है, इसका देखने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देगी, उसको हम जब ये डिसीजन आएगा देन हम इसको दोबारा से एक बार समझ लेंगे। समझ गए क्या, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो याद रखना इसका जुरिस्डिक्शन है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। रूल नंबर 93, पब्लिक एक्सेस मिल जाता था, अब नहीं मिलेगा। एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। 1981 में क्या हुआ था, 3 मेंबर बॉडी बन गई थी। इसका टेन्योर कितना होता है, तो 6 साल या 65 ईयर ऑफ द एज इज द टेन्योर फॉर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या करवाता है, वो रूल कौन सा था, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल नंबर 93 के अंदर ये लिखा था, इसको सरकार हटाना चाहती है। दैट इज द मेन थीम लाइन ऑफ दिस न्यूज, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो सिंपल सा याद रखना। जैसे 324 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, 324, 326, 27, 28, 29 वो सारे जस्ट एक बार याद कर लेना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। पीएम मोदी अर्जेस पीपल टू विजिट रण उत्सव फॉर द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर तुम चाहते हो ना कि जिंदगी में एक ऐसा एक्सपीरियंस लो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे, तो क्या करना चाहिए हमें बेसिकली, तो मोदी जी ने कहा कि एक बार रण उत्सव में चले जाओ। व्हाट इज रण उत्सव, तो याद रखना रण उत्सव कहां पर हो रहा है, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ। एंड वेयर इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, तो याद रखना गुजरात, आपको पता होगा गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उधर इंडस वैली, इंडस रिवर से कनेक्ट करते हैं, पाकिस्तान से टच होता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इस रण उत्सव में कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज दिखाया जाएगा कच्छ लोगों का, ठीक है। यहाँ पर फोक डांस होगा, हैंडीक्राफ्ट्स आपको मिलेंगी। और अगर बात की जाए रण ऑफ कच्छ की, तो इसकी गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर 44 होता है, सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है रात के टाइम पर, ध्यान रखना, ठीक है, फ्रीज भी हो जाता है। तो अल्टीमेटली कहाँ की बात हो रही है, आपके रण उत्सव की। तो न्यूज में आपसे पूछ लेगा, क्योंकि मोदी जी ने आपसे रिक्वेस्ट की है तो डायरेक्टली आ जाएगा। रण उत्सव कहाँ पर हुआ, तो रण ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात, समझ गए। और वहां पर याद रखना रण ऑफ कच्छ के नाम से एक नेशनल पार्क भी है। आपके गुजरात में बेसिकली 2 नेशनल पार्क हैं, एक है गिर नेशनल पार्क जहां पर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में। और दूसरा कौन सा है, याद रखना रण ऑफ कच्छ या रण ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो याद रखना इसमें एशियाई गधे पाए जाते हैं, ठीक है। एशियन डंकी पाए जाते हैं, गधे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, इधर ये रण ऑफ कच्छ है, ये कच्छ है, ये लिटिल रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रण उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो सिंपल सा पढ़ लेना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू लॉन्च एप्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम द डार्क पैटर्न्स। व्हाट आर डार्क पैटर्न्स, समझना। डार्क पैटर्न का मतलब होता है जब भी आप अमेजोन खोलते हो, जब भी आप कुछ खोलते हो,
तो आपको उसमें ललचाया जाता है कि यार ये खरीद ले, वो खरीद ले, इसके साथ ये फ्री है, वो फ्री है, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, फॉल्स अर्जेंसी दिखाई जाएगी कि आपके आसपास के पीपल नियर योर एरिया आर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स, है ना, रिसेंटली इतने लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा। आपने देखा होगा, ये चीज़ नोटिस की होगी, आप कोई भी किसी भी साइट पर कुछ भी खरीदने जाते हो, ठीक है, बास्केट स्नीकिंग होती है। आपने कुछ सेलेक्ट किया, आपने मोबाइल मंगवाया, ठीक है, मोबाइल बास्केट में डाला, जब आपने ऑर्डर किया तो उसमें मोबाइल के साथ ईयरफोन भी जुड़ गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपने ले लिया। अगर आपने ध्यान भी दे लिया तो आप सोचोगे यार ले ही लेता हूं, तो लेना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में लेना पड़ गया। तो ये क्या हो गया, बास्केट स्नीकिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन पैटर्न होते हैं, ठीक है, कि ये सब्सक्राइब कर लो तो ये मिल जाएगा, इतना ऑफर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या किया जाता है, आपको लालच देकर क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। इसमें बेट एंड स्विच भी दिया जाता है। बेट एंड स्विच का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कुछ दिखाते हैं, डिलीवर कुछ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो दीज टाइप ऑफ पैटर्न्स, इनको हम क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न्स। और ये कौन बात करेगा इसकी, तो कंज्यूमर अफेयर बात करेगा, क्योंकि वी आर द कस्टमर्स, हमारे राइट्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो सरकार ने क्या किया, इन डार्क पैटर्न्स से पार पाने के लिए कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, उनके बारे में तुम्हें बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे जागो ग्राहक जागो ऐप, ठीक है, कौन सा ऐप है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। पहले तो ऐड भी आती थी, जागृति ऐप, इट अलाउज यूजर्स टू रिपोर्ट यूआरएल्स वेयर दे सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डार्क पैटर्न्स डिक्लेयर्ड इलीगल। दीज रिपोर्ट्स आर देन रजिस्टर्ड एज कंप्लेंट्स टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर द पॉसिबल रिड्रेसल एंड द सब्सिक्वेंट एक्शन। जागृति डैशबोर्ड बना रखा है, इट इज यूज्ड टू जनरेट रियल टाइम रिपोर्ट्स ऑन ई कॉमर्स यूआरएल्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ द अफर्मेशन, ठीक है, समझ गए ना, आफ्टर मेंशन डार्क पैटर्न्स जो भी है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखना, एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986, इनको ध्यान से लिख लेना। एक बार आया था 2019 में। ये कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसके बाद बना दी गई, ठीक है। इसमें कंज्यूमर कोर्ट नहीं था, इसमें कंज्यूमर कोर्ट में आप फाइल भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट लायबिलिटी, इसके अंदर पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना। क्या क्या राइट होते हैं कस्टमर के, तो अगर तुम कस्टमर हो तो सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, चॉइस होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि मुझे वही सामान खरीदना पड़े, हर प्रोडक्ट मुझे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, वॉइस, रिड्रेस, ये सब होना चाहिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा, सिंपल में समझ जाओगे, जेप्टो, ब्लिंकिट, इनका केस चल रहा है ना। आप कुछ भी ऑर्डर करते हो और अगर आप आईफोन चलाते हो तो दे आर बेसिकली चार्जिंग यू मोर देन एंड्रॉयड फोन्स। अगर मेरे पास एप्पल है और वो चीज़ मुझे 5,000 की मिल रही है, और अगर मैंने वही चीज़ मैंने एक एंड्रॉयड मोबाइल पर देखी तो 4,000 4,500 की मिल रही है। तो दीज टाइप ऑफ थेफ्ट्स, ये किस में आते हैं, ये भी इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। याद रखना, समझ में आ रही है। तो इनका भी केस चल रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये याद रखना, कब आया था, 2019, और 1-2 दिन पहले कंज्यूमर राइट्स डे भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट, खेल रत्न लिस्ट नॉट फाइनल, ऑफिशियल्स मनु सजेस्ट इट्स हर लैप्स। देखो, आपने एक नाम सुना होगा, पहले गेम चलता था, एक अवार्ड चलता था बेसिकली ना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को 2021 में बदलकर कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब कौन थे मेजर ध्यानचंद, तो याद रखना, इनको हॉकी का विजार्ड यानी जादूगर भी कहते हैं। कहते हैं कि एक बार इनकी हॉकी स्टिक से अगर बॉल स्टिक हो जाती थी तो वो सीधी गोल पोस्ट में ही जाकर रुकती थी। ये प्रैक्टिस देखो, आज के टाइम पर तुम बहुत बहाने बना देते हो, मेरे पास बुक नहीं है, आज कॉपी खत्म हो गई है, लाइट नहीं आ रही है, मुझे तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे, आज लाइट नहीं आ रही, मैं तो उस इन्वर्टर ला कर दो घर वालों तो ही पढ़ूंगा, सर्दी हो रही है, मुझे तो हीटर चाहिए, मुझे तो एसी चाहिए ना। ये क्या करते थे, इनके पास कुछ सुविधा नहीं थी। तब भी सोचो, ये रेलवे के ट्रैक के ऊपर है ना, रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर हॉकी की बॉल को रख के प्रैक्टिस किया करते थे। सोचो, इतना डेडिकेशन था इनके पास कि अल्टीमेटली इनके बारे में आपने सुना होगा कि एक बार तो क्या हुआ था कि जब खेल रहे थे तो काफी टाइम से गोल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने बुलाया कोच को और उनसे बोला कि देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गोल पोस्ट है ना तुम्हारा, ये टेढ़ा रखा है। तो उन्होंने मापा अच्छा सा, तो लगभग आधा या 1 इंच ही वो इधर उधर था। उन्होंने उसको ठीक किया और अगले पल उन्होंने गोल कर दिया। मतलब उनकी नॉलेज इतनी थी, एक्सपीरियंस इतना था कि उनको हॉकी का जादूगर कहते हैं।
और उनका जन्म किस दिन हुआ था याद रखना, 29th ऑफ द अगस्त को उनका बर्थडे आता है। 29th ऑफ द अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। बात समझ में आ गई, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने भारत को 1928 में, 1932 में, 1936 में गोल्ड मेडल दिलवाए थे, किसमें, हॉकी के अंदर। ये भी याद रखना, कहां पर, ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, कहां पे, ओलंपिक्स। और इनको क्या कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। एक बार तो कहते हैं कि हिटलर ने इनसे कह दिया था कि तुम मेरे जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, कमांडर बना दूंगा अपनी आर्मी में। ये बोले ठीक है, मैं अपने यहाँ पर सूबेदारी ठीक हूं, है ना, लेकिन मैं खेलूंगा तो अपने देश के लिए। तो अल्टीमेटली इनकी डेथ के बाद अभी क्या हुआ, पिछले साल 2021 में मोदी जी ने कहा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम क्या कर दो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और याद रखना, इनके नाम से एक अवार्ड और चलता है जिसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड, वो अलग से सेपरेटली 2002 में स्टार्ट किया गया था, यह भी ध्यान रखना। और न्यूज क्या है, न्यूज बस इतनी सी है कि मनु भाकर को दिया जाना था, इनको आप जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इस बार मेडल भी जीता है, कहां पर, ओलंपिक्स के अंदर। तो इनको नहीं उसमें लिस्ट में शामिल किया गया, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब किस को मिलेगा, किस को नहीं मिलेगा, तो वी विल डिस्कस इट लेटर अगेन, ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखो मैंने कहा कि ये मेरा इंडिया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये मेरा इंडिया है, यहां पर वेस्टर्न घाट है, यहां पर ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये अरावली है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, VS, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और अरावली, और ऊपर हिमालय चल रहा है, 5 ही तो है। अब मैंने कहा कि ये क्या है, अरेबियन सी, एक बार में समझ आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, अरेबियन सी। मैंने कहा यहां से बादल उठे और सीधा टकराए तो बारिश होगी, जो बारिश होगी तो इस वाले रीजन में बारिश हो जाती है, पहाड़ों के इधर बारिश हो नहीं पाती है, जहां से नदियों की वजह से पहाड़ कटे हुए हैं तो बादल अंदर जाकर बारिश कर देते हैं, लेकिन यहां बारिश नहीं हो पाती। तो आपने देखा होगा ये महाराष्ट्र में, यहां पर है मुंबई, ठीक है, और यहां पर है पुणे। तो पुणे के अंदर बिल्कुल गरीबी रहे, मतलब कि बिल्कुल पानी नहीं होता है, किसान बिल्कुल बेचारा परेशान रहता है, पानी ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है और बारिश होती नहीं है। और यहां पर इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आती रहती है। राजस्थान में यहां पर इसके पैरेलल निकल जाते हैं बादल, तो राजस्थान को रेगिस्तान बना देते हैं क्योंकि वो पैरेलल चल जाते हैं अरावली के, ठीक है। तो जहां से एंटर करके बारिश हो गई, जहां एंटर नहीं कर पाए पहाड़ों की वजह से बारिश नहीं हुई। ऐसे एरियाज को दीज एरियाज या दीज रीजन्स आर नोन एज, क्या कहते हैं उनको, रेन शैडो जोन। क्या कहा जाता है उनको, रेन शैडो जोन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यानी कि पहाड़ था, बादल यहां टकरा के बारिश कर गया, यहां बाढ़ ला गया, इधर कुछ नहीं हुआ, इधर पड़ गया सूखा। और जब इधर सूखा पड़ गया तो यहां पर जो ग्राउंड वाटर था वो होता गया खत्म, और यहां के आसपास की जमीन थी वो क्या हो गई, खराब हो गई, यानी कि पानी नहीं है तो खेती कहां से करोगे। तो ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह है, जैसे चेन्नई, ठीक है, चेन्नई भी रेन शैडो जोन में आता है। आपका बेंगलोर जहां पर पानी की कमी होती जा रही है, आपका पुणे, और ऐसा ही एक आपका याद रखना बुंदेलखंड, जिसकी ये न्यूज बनी हुई है। अब तुम बिल्कुल इजीली समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये मैटर समझ गए। बुंदेलखंड, ये सारे इसके एग्जाम्पल है कि ऐसा ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारी सरकार ने याद रखना 2005 के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा केन बेतवा लिंक। क्या नाम रखा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब व्हाट इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट समझना। स्टार्ट कब हुआ था, 2005 में, खत्म कब हो गया, 2022 में, 17 साल के अंदर पूरा हो गया। तो एक कह सकता हूं कि मॉडल प्रोजेक्ट है, और नहीं होते 50 साल तक, देखना आप कभी, ठीक है। किस किस के बीच है, तो MP प्लस UP दोनों के बीच है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। हुआ क्या समझना, एक नदी जाती है गंगा, सॉरी यमुना, ठीक है, गंगा में ये यमुना आगे जाके मिलेगी, है ना, इलाहाबाद में, वो नहीं पढ़ा रहा मैं, यमुना। इस यमुना में एक रिवर आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं चंबल, और इस चंबल के ऊपर क्या बना है, कोटा, ये भी आप जानते हो। एक नदी आती है इसके अंदर मिलती है जिसका नाम क्या है, तो याद रखना बेतवा, और ये जाकर मिलती है कहां पर, यमुना में, कहां पे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक यहां से नदी आती है जिसका नाम है केन, ठीक है, और ये तीनों नदियां याद रखना MP मध्य प्रदेश, ये भी MP मध्य प्रदेश, ये भी MP मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं।
और किस में मिल जाती है, यमुना मिल जाती है। हुआ क्या, इनके बीच में एक जगह पड़ती है बुंदेलखंड। ये देखो नाम भी एग्जैक्ट जगह पर लिखा है, तो अपने को लिखना नहीं पड़ेगा, बुंदेलखंड। ये एक ऐसी जगह है जहां ना अरेबियन सी से आने वाले बादल बारिश कर पाते हैं, ना बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाले बादल बारिश कर पाते हैं, ना आपकी जेट्स बारिश कर पाते हैं, क्योंकि हिमालय रोक लेता है पूरा उनको। तो अल्टीमेटली वो रह जाता है सूखा। देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज दीज टू रिवर्स, जैसा कि यहां पर लिख रखा है। और जैसे दोनों को मर्ज कर दिया तो यहां पर इस नदी से इस नदी तक गांव गांव जाकर कुएं तो नहीं, तालाब खोदे गए ना, पॉन्ड्स बनाए गए, ठीक है, वाटर रिजर्वायर बनाए गए, कहीं छोटे छोटे लेक थे उनको जोड़ दिया, और अल्टीमेटली ऐसा बना दिया इसका पानी इधर आता रहे, इसका इधर आता रहे, और इस पूरी नहर जैसी स्ट्रक्चर में पानी पानी भरा रहे। तो यहाँ के किसान यहाँ से पानी लेकर क्या कर लें, खेती कर लें। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरे इलाके में खेती खोती हो जाएगी, हरा भरा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और जब वो ग्रीन हो जाएगा तो उसे क्या कह दिया, ग्रीन इकोनॉमी, वहां से पैसा बनेगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था किस किस का था, एमपी प्लस यूपी। लेकिन इसमें पैसा किसने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया था और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। सेंटर का 90% पैसा था, स्टेट का 10%, यानी कि इन दोनों में 5-5% डिवाइडेड था। तो यूपी एंड एमपी के प्रोजेक्ट है। कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, क्या था क्या नहीं था, समझ गए। क्या रीजन था, रेन शैडो जोन वाला रीजन था, इस वजह से इसको चलाया गया। एंड इट वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिवर प्रोजेक्ट। ये भी ध्यान रखना, पहला भारत का नेशनल रिवर प्रोजेक्ट था। दूसरा आपने पढ़ा होगा इस साल के जनवरी फरवरी में न्यूज में था, उस समय कर्नाटक के अंदर एक रिवर है तुंगभद्रा, तो तुंग और भद्रा को मर्ज किया जा रहा है ऐसे ही, तो उसे हमने कहा था दूसरा वाटर रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, या रिवर प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। समझ में आ गई बातें। अब देखो थोड़ा सा समझना, जैसे ये है, यहां से बेतवा को किससे जोड़ दिया, केन से जोड़ दिया। समझ गए, बस यही प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एंड इंडिया चाइना रीसेट नीड्स बोल्ड एंड न्यू थिंकिंग। बहुत इंडिया चाइना हो रहा है, बहुत इंडिया चाइना हो रहा है, काफी बार पढ़ा भी है ना, जस्ट एक बार समझ लो कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन। फिर मैं इस मुद्दे के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, मैकमोहन लाइन कितनी है, 3488 इंडिया क्लेम करता है, वो नहीं मानता है। एक कौन सी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कितनी है, 2000 किलोमीटर है। हम मानते हैं, वो मानता है, हम नहीं मानते हैं। ठीक है, चाइना, ठीक है, वो कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम बदल देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो बेसिकली हमारे बीच में क्या चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट वी नीड ए न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग। दैट्स व्हाट ही इज सजेस्टिंग अस कि हम ऐसा करना चाहिए, बट वी कांट, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, बाय सीइंग हिस्ट्री, हम नहीं ले सकते ऐसे स्टेप। एक टाइम था, देखो हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ था चाइना, ध्यान रखना। हमसे इतना आगे चला गया ना वो भी एक अलग मैटर है, सोचो, उसको भी छोड़ दो। हमने एक बार कोशिश की थी, ये कह रहा है कि नहीं कोशिश लाओ, है ना, लेकिन ये बार बार पढ़ चुके हैं ना। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन लगाता है, बांग्लादेश, फिर ये लगाता है। ठीक है, चिकन स्नैक, वो सब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं जस्ट इसी के ऊपर आ जाता हूं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हमें आगे आना है तो हमें दोस्ती निभानी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, हमें दोस्ती नहीं निभानी चाहिए, क्योंकि हम एक बार भाईचारा निभा चुके हैं पहले। कब निभाया था हमने भाईचारा, याद रखना। पंडित नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय पंडित नेहरू को कैसा कहा जाता है, याद रखना, विजनरी प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। उन्होंने मंदिरों को नहीं बनवाया, उन्होंने मंदिरों में जा जाकर विजिट नहीं किया कि यहाँ मंदिर है, खुदाई करो, ये है वो है। उन्होंने भारत का भविष्य के बारे में सोचा कि फ्यूचर कैसा होगा। आज हम फ्यूचर में अच्छी जगह पहुंच चुके हैं, तो हम पीछे जाकर खुदाई कर रहे हैं, बाद की बात है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या सोचा कि चाइना से रिलेशन कैसे बनाओ। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चाइना के साथ 5 प्रिंसिपल्स बना देते हैं। दोज 5 प्रिंसिपल्स आज क्या नाम से जाने जाते हैं, तो आज नोन एज पंचशील एग्रीमेंट। व्हाट इज पंचशील, यानी कि 5 एग्रीमेंट। ठीक है, और पंचशील एग्रीमेंट कब स्टार्ट हुए थे, 1954 में। कब तक चले, 1962 तक, क्योंकि 1962 में चाइना की तरफ से हमारे ऊपर क्या हो गया, अटैक हो गया। और जब अटैक हो गया तो हमारी लड़ाई हो गई कौन सी, इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, तो हमारी इंडिया चाइना वॉर कब हुई थी, याद रखना, 1962 में, जिसमें हमने लॉस्ट किया था, हमने हार गए थे बेसिकली। उसमें हमारा जो अस्काई चीन वाला रीजन है, वो अस्काई चाइना वाला चीन वाला रीजन है, वो लेकर चला गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पंचशील एग्रीमेंट हो गए खत्म। तो दोबारा कह रहा है ये ऑथर कि हमें भी कुछ ऐसे बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है। क्या था पंचशील एग्रीमेंट, समझना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये कतई नहीं करता।
ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है क्या करता है, वीजा फ्री एंट्री दे देता है कि तुम तो आ जाओ बस, क्योंकि ये चाहता है कि चिकन स्नैक को काट के पूरा इंडिया में मिला लूं अपने अंदर, ठीक है। इसीलिए हम भूटान जाते हैं, पैसा देते हैं उसको, भाई ये ना कट जाए, ठीक है। हमारे नाम बदलता रहता है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब एग्रेसिव नहीं होना है, समझ रहे हो ना, कौन एग्रेसिव रहता है इनमें। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, हम इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन डोकलाम ये सब जानते हो आप। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, कुछ भी नहीं करता। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आपको लगता है चाइना पीसफुल को एग्जिस्ट करना चाहता, हमारे साथ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दोबारा हम करने की भूल नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, पढ़ते रहते हैं चाइना। नेक्स्ट है डैमिंग साइलेंस। अच्छा, पेगासस, पेगासस मैंने कल परसों ही पढ़ाया था ना। पेगासस जो वायरस था बेसिकली, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में चलेगी कांग्रेस, जो अपोजिशन वाली पार्टीज है ना, तो ये यूएस के अंदर भी केस चल रहा है। तो दोबारा यूएस कोर्ट ने इसके ऊपर फ्रेश केस डाला है, किसके ऊपर, पेगासस प्रॉब के ऊपर। तो दोबारा एक बार पढ़ लेना, परसों परले दिन वाला जो भी हमारा वो था द हिंदू है ना, मैंने उसमें पढ़ा दिया था। हाइड एंड सीक, ट्रांसपेरेंसी इज की इन मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। ये वही आर्टिकल है, पहले फ्रंट पेज पे था और ये अंदर एडिटोरियल में भी डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। ये वही है कि उसके अंदर वो जो फोटोज, जो पब्लिक एक्सेस था उसका, सीसीटीवी फुटेज का, वो कैंसिल कर दिया उन्होंने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में। तो उसके अगेंस्ट इसके अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू नेम्स अजय भल्ला मणिपुर गवर्नर। जो फॉर्मर मिनिस्टर थे जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड, अपॉइंटेड एज द मिजोरम गवर्नर। केरला गवर्नर जो आरिफ खान थे, उन्होंने उनको बिहार पोस्ट दे दी, और जो अजय भल्ला थे उनको कहाँ का बना दिया, मणिपुर का। तो बेसिकली 5 गवर्नर्स को शिफ्टिंग की गई उनकी इधर उधर, तो याद रखना। अब बस इतना याद रखना, गवर्नर कौन होता है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट, ठीक है, इस पार्लियामेंट में एक होता है प्रेसिडेंट, एक होती है लोकसभा, एक होती है विधानसभा, राज्यसभा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें एक होता है गवर्नर, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ चुके हो तुम सारी चीजें ना, पढ़ा रखी हैं। एक होता है इसमें विधानसभा और एक होता है इसमें विधान परिषद, ठीक है। इस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, तो 52, इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 81, इसका आर्टिकल कौन सा है, 80, और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 79, ठीक है। इसका आर्टिकल कितना होता है गवर्नर का, तो आपको पता होगा, आर्टिकल 153। इसका कितना होता है, तो आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कितना होता है, तो आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कितना होता है, आर्टिकल 168 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सेंटर में पार्लियामेंट इन तीनों के बिना अधूरी है, ध्यान रखना। अगर इनमें से एक भी ना हो तो पार्लियामेंट नहीं कहोगे, इनमें से एक भी ना हो तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कहोगे। लेकिन हाँ, विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट में है, तो ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्चुअल हेड कौन होता है, तो एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन नाम मात्र का हेड कौन होता है, नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट में कौन होता है, सीएम, वैसे कौन होता है, गवर्नर। तो मैंने कहा कि लोकसभा से कोई बिल निकला, राज्यसभा से कोई बिल निकला, अल्टीमेटली जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा वो एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर मैंने कहा विधानसभा से कोई बिल निकला है, विधान परिषद पहुंचा नहीं है, तो नहीं पहुंचा, वहीं पर था क्योंकि 6 में है, तो अल्टीमेटली जब तक ये साइन नहीं करेगा वो एक्ट नहीं बनेगा। तो बेसिकली ये जो है ना गवर्नर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फोटोकॉपी है इन द स्टेट, and president of India, he is ruling the state in the name of the governor that is appointed by him or her, जो भी है, तो इसी के द्वारा अपॉइंटेड किया हुआ बंदा रूल करे। तो बेसिकली यही रूल कर रहा है, और इसको कौन बनाता है, तो इसको बनाने वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक्चुअल पावर तो उसी के पास है। तो अल्टीमेटली गवर्निंग जो पार्टी है, जो रूल कर रही है, प्राइम मिनिस्टर, वही इसको बना रहा है, वही इसको बना रहा है। तो अल्टीमेटली ये तीनों आपस में क्या है, लिंक है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए जो प्रेसिडेंट रूल होता है, उस प्रेसिडेंट रूल को, जो कि आपके आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है, उसको भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, उसको भीमराव अंबेडकर जी ने डेड लेटर कहा था, कि एक डेड लेटर है, ये कभी यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं पर अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, होता क्या, देखो गवर्नर जो होता है वो हर 15 डेज में एक रिपोर्ट लिखकर भेजता है प्रेसिडेंट को कि मेरे स्टेट में रूल एंड ऑर्डर्स आर गोइंग ऑन स्मूथली एंड फाइन, है ना, अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लिखकर देते कि गड़बड़ हो गई है, रूल्स ब्रेक किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, एंड ऑल पावर्स जो कि विधानसभा में वेस्टेड थी वो चली जाएंगी
लोकसभा के पास, और अल्टीमेटली सब कुछ प्राइम मिनिस्टर यानी कि लोकसभा यानी कि प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस स्टेट को गवर्न कौन कर देगा, प्राइम मिनिस्टर। तो सोचो किसी स्टेट में किसी दूसरे की पार्टी है, मान लो अरविंद केजरीवाल है, मान लो, है ना, दिल्ली में अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास 63 सीटें हैं। तो अगर मान लो गवर्नर चाहे तो उसको कभी भी कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी है, लेकिन वहां वो रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वहां पर सीटें इतनी हैं कि दोबारा भी फिर वही जीत जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोकल पार्टीज खत्म हो सकती हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा नहीं, ये क्या एक डेड लेटर, इसे कभी यूज मत करना। लेकिन हाँ, इसका मैक्सिमम यूज हो चुका है। छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना आर द ओनली 2 स्टेट्स जिनमें आज तक यूज नहीं हुआ है। राजस्थान में 3 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारे काम कौन करता है, गवर्नर करता है। समझ गए। गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना आर्टिकल कौन सा है इसका, 153। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। 2-4 बातें इसको अभी याद रखना, बाकी हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, जो मैं बोल रहा हूं अभी, है ना। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि ये जो आपका जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो याद रखना प्रेसिडेंट। 2 कंडीशन होती है, याद रखना 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, याद रखना 35 साल। यानी कि अगर कोई 35 ईयर का है और भारत का नागरिक है तो उसे क्या बनाया जा सकता है, गवर्नर। लेकिन वो उस सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस सेम स्टेट में वो पैदा हुआ था, वहां का मेंबर है, वहां का सिटीजन है, ठीक है। 1 person can be appointed as governor for 1 or more states। ये सहकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। तो मैं लिख सकता हूं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन, सहकारी नहीं, सरकारिया कमीशन, 1 person can be appointed as the governor of 1 or more states। मिनिमम क्वालिफिकेशन 2 क्वालिफिकेशंस, मिनिमम एज 35, सिटीजन ऑफ इंडिया, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में उसको अप्लाई किया जा रहा है, और वो ऐसे ऐसे काम करता है। समझ गए। बाकी बातें हम डिस्कस कर चुके होंगे किसके अंदर, जब हमने पॉलिटी पढ़ी होगी, ठीक है। अभी कुछ लोगों के नाम बदले हैं, कुछ लोगों की पोस्ट चेंज हुई है, शिफ्ट किया गया है, तो जस्ट एक बार पढ़ लेना। गवर्नर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां से लिया गया है, तो कैनेडियन मॉडल से लिया गया, याद रखना कनाडा से लिया गया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए, 14 का 1 छोड़ के, वो ब्रिटेन से है, ठीक है। सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम जर्मनी, डीपीएसपीज आर टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे अलग अलग देशों से अलग अलग उठा रखा हमने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ नहीं, कॉपी पेस्टेड है बेसिकली, है ना। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबकी अच्छी अच्छी चीजें उठा के रख ली हमने। तो ये कहां से लिया हुआ है, गवर्नर तो कनाडा से, यानी कि कनाडा से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, मैंने समझा दिया कैसे कैसे वो उसी का बंदा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसको क्या किया गया था, एक आदमी 2 से ज्यादा स्टेट का बन सकता है। क्वालिफिकेशन इसकी 157 में लिखी हुई है, जो कि हमने डिस्कस कर ली। हाँ, याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए इंपीचमेंट होता है। याद रखना, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए वी हैव इंपीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। और इंपीचमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा इधर राज्यसभा। बट फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर देयर इज नो प्रोसेस, नो वर्ड लाइक इंपीचमेंट। एक बार आपने नाम सुना होगा एम पूंछी कमीशन। इस एम पूंछी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि भाई इसको हटाने के लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे तुम प्रेसिडेंट को हटाते हो, याद रखना आज तक किसी प्रेसिडेंट को हटाया भी नहीं गया इंपीचमेंट से, तो उसकी रिकमेंडेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया और कहा गया कि गवर्नर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑन पॉलिटिकल बिहाफ। समझ गए ना। जो पॉलिटिकल बिहाफ है, राजनीतिक जो आधार है, उनके आधारों पर कभी भी तुम नहीं हटा सकते हो। समझ में आ गई। तो उसकी इच्छा किसके ऊपर है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है, कब तक बनाकर रखेगा। मिनिमम 5 साल का टेन्योर होता है, याद रखना, ठीक है। बाकी ऑन द
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। जैसे 153 में गवर्नर ऑफ द स्टेट, 154 में उसकी पावर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, उसी के साइन के बाद एक्ट बनता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ाया भी होगा आपको, इसका टर्म भी पढ़ रखा है, अपॉइंटमेंट भी, क्वालिफिकेशन भी, कंडीशंस भी, ओथ किस बात की ओथ लेता है, वही जो प्रेसिडेंट लेता है। विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यही सेम प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, इसका 159 उसका 59 है। 160, 161, 162, 163। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इन सबको अपॉइंट करता है सीएम वगैरह को। एक आर्टिकल इसमें नहीं है जिसके लिए न्यूज में रहता है, देखो आर्टिकल 200। ठीक है, मैंने कहा कि कोई बिल था, या अभी न्यूज में भी बहुत ज्यादा, वो आया विधानसभा। ठीक है, विधानसभा स्टेट की बात कर रहा हूं ना, स्टेट असेंबली, और गया गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास देखो, जब कोई, देखो ऐसा होता है, कोई बिल है, पहले लोकसभा आएगा फिर राज्यसभा जाएगा, समझना ध्यान से, या पहले राज्यसभा आया फिर लोकसभा जाएगा और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना पड़ेगा। साइन नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी कि वो वीटो ले लेता है। वीटो पावर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आर्टिकल 111 में वीटो पावर लिखी हुई है, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, है ना, ये सारी वीटो लिखी है, पॉकेट वीटो, ये सब एब्सोल्यूट, है ना, तो ये ले सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई बिल आया, विधानसभा में आया, गवर्नर के पास पहुंचा, मान लो किसी स्टेट में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, और ये बिल यहां से यहां पहुंचा, तो इसे साइन करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये उस पर वीटो नहीं ले सकता, कैन नॉट रिटर्न द बिल, बट प्रेसिडेंट कैन। तो होता क्या है कि मान लो इसके समझ में नहीं आ रहा कि इस बिल को मैं पास करूंगा तो स्टेट में दंगे ना हो जाए, ही कैन पास दिस बिल टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200। तो मैं कह सकता हूं अंडर आर्टिकल 200 एनी बिल कैन बी पास टुवर्ड्स प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो हुआ क्या, मैंने कहा था ये सारे एक ही थाली के हैं, पीएम, प्रेसिडेंट, और ये अब नहीं चाहते किसी स्टेट में कोई अच्छे सरकार चले, तो वहां का गवर्नर क्या करेगा, भेजेगा ही नहीं आगे, और भेज देगा तो प्रेसिडेंट भी पीएम का बंदा है, वो पास ही नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली 3-4 साल में सरकार गिर जानी है। उसके बाद जब नई सरकार बनेगी, उनकी जो सेंटर में बैठे हैं वो कहेंगे देखो हमने बिल पास करा दिया, ये तो करवा ही नहीं पाया। बात समझ में आ रही है? तो ये केरला में हुआ। केरला में क्या हुआ, पिछले 1.5-2 साल से एक बिल पेंडिंग है, यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, गवर्नर पास ही नहीं कर रहा था, फिर उसने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भी पास नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको थोड़ा सा हम उस नज़र से देखते हैं। समझ में आ रही है? तो ये बस ध्यान रखना, आर्टिकल 200 में ये लिखा है। ठीक है, बाकी बातें हम पढ़ते रहते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ बातें तो समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप आकर मुझसे कभी भी ऑफिस में मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।